हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स का जो टेट का एग्ज़ाम 13 नवंबर को जो कनेक्ट हुआ था उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो पेपर जो है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो पोर्शन है सेक्शन 1 का, यही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपका जो सोशल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और जो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जुड़वा और गोद लिए दोनों ही बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। तो जो लो आईक्यू ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन है, तो इसका मेन कारण है एनवायरनमेंट, डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट। वैसे तो बच्चे के जो लर्निंग है उस पर हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आईक्यू की बात की जा रही है तो वो डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट के कारण होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों को हो सकता है वैसा वातावरण ना मिला हो जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने का जो है अपॉर्चुनिटी उनको मिला हो। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं। तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस आर जनरल एंड स्पेसिफिक, सामान्य एवं विशिष्ट। तो इसका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये हैं थ्रस्टन। तो इसका 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार बुद्धि ब्लैंक आयामी है। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बहु। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है गार्डनर के अकॉर्डिंग। तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के ब्लैंक प्रकार है। तो उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस दे रखी है। तो इसके 8 प्रकार हैं। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है। तो उनका मेन जो विकासात्मक कार्य है अडोलसेंट के लिए, तो वो है पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड एवं पुरस्कार पर आधारित कोलवर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई है। तो कोहलर के अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है उनको डिटेल में चैप्टर वाइज मैंने डिस्कस किया है, वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम के लेखक हैं आपके फ्राइड। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावाद बल देता है, ह्यूमनिज्म एम्फेसाइजेस ऑन। तो ह्यूमनिज्म जो है एम्फेसाइज करता है ये सेल्फ पर, खुद पर, सेल्फ वैल्यूज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया गया है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है एज ए बेसिस है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा व्यवहार बाद में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में ब्लैंक है। तो आपको पता है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें जो है बच्चे को आधार बनाया जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, तो लर्नर को जो है इसमें सेंटर बनाया जाता है। तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मनोविश्लेषणात्मकवाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार है। तो बिहेवियरिज्म जो है उसका ओरिजिनेट है किससे होता है, वो सेल्फ से होता है, स्व से। ठीक है, तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। तो उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवलव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज है। तो पेवलव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी भी मैंने करवाई है, वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। तो पेवलव के अनुसार जो है जो कंडीशनिंग में जो घंटी की आवाज है वो किस तरह का काम करती है, वो कंडीशनड जो है स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक का काम करेगी। तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना, तो उसे कहा जाता है मेटाकॉग्निशंस। लेकिन इन ऑप्शन में कोई भी नहीं है, मेटाकॉग्निशन कहीं भी नहीं है, तो इसका नन ऑफ दिस। तो डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान निर्माण किया जाता है तो किशोरा अवस्था में जो है पहचान निर्माण जो है अच्छे तरीके से एक बच्चा कर लेता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण ब्लैंक के आधार पर किया जाता है, तो ये भी आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा, दंड एवं पुरस्कार के आधार पर, तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ने व्यक्तित्व के 16 पीएफ अनुसूची का निर्माण किया है, तो ये किया है आपका कैटल ने, तो कैटल मीन रेमंड कैटल, तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक एवं या व नकारात्मक रूप में स्थायी व अधिगमित मूल्यांकन है, मीन हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रूप से सोच रहे हैं, दोनों ही रूप से इवेल्यूशन कर रहे हैं। किसी के बारे में जब हमारा नज़रिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है तो वो एक तरह से हमारा एटीट्यूड को दर्शाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एटीट्यूड इसका सही आंसर होगा। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो इसका ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां हैं, तो वो स्थितियां क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको कोई लक्ष्य है, ठीक है, आपने क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है, किस काम को करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, किस काम को करने से आपको फ़ायदा है या नुकसान है, वो सारी सिचुएशन जो है डिपेंड करेगी आपकी नीड्स पर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका नीड्स जो है इसका राइट आंसर होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लर्निंग, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो अगर उस ट्रेनिंग की वजह से आप किसी क्षेत्र में अच्छा कर पा रहे हो तो इससे आपकी जो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, स्किल्ड हो गए आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आंसर उससे रिलेटेड नहीं दिया गया है, तो इसका इनमें से कोई नहीं जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो सिद्धांत में प्रथम स्तर की आवश्यकताएं हैं, तो मैस्लो ने जो है मैस्लो नीड हायरार्की है, उन्होंने जो है 5 नीड्स दे रखी है, तो फर्स्ट नीड उनकी है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स, जिसमें व्यक्ति की पहली आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा और मकान, तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्वलक का प्रयोग विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को क्या करता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से देख रही हूँ। सबसे पहले तो अध्यापक जो है एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है बच्चे को, किस लिए, क्योंकि हो सकता है बच्चा जो है एक क्वेश्चन था, एक शब्द था, उसको अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा था, ठीक है, उस इस करके जो है अध्यापक ने उसे नेगेटिव रीइंफोर्स किया। अब बच्चा क्या करेगा, जब उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को अच्छे से बोलेगा, अच्छे से जो है शुद्ध उच्चारण करेगा, तो उसकी संभावना तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा। अगर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देख के चले, मीन अगर अध्यापक जो है ऋणात्मक पुनर्बलन देता है तो इससे बच्चे में क्या होगा, जो उसका कॉन्फिडेंस है वो लॉस हो जाएगा, उससे बच्चे डर जाएगा, तो उससे क्या होगा, विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना कम हो जाएगी। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन आई थिंक पहले वाला ठीक रहेगा, ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से जो है विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को जो है क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसको बढ़ाएगा वो। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, स्वदेशी व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। तो ये कथन किसका है, ये डेफिनेशन किसने दे रखी है, तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन जो है वेशलर ने दी है, तो वेशलर ने जो है ये स्टेटमेंट कही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने से संबंधित बुद्धि है, ठीक है, आप दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार अच्छे से समझ पा रहे हो तो ये एक तरह से क्या है, अंतर व्यक्तिक, इंटरपर्सनल इसे कहेंगे। अगर इंट्रापर्सनल होगा तो इसमें खुद को जानना, इसे जो है इंट्रापर्सनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है की मानसिक आयु होगी, मीन इस क्वेश्चन में मेंटल एज पूछी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आईक्यू का फॉर्मूला जो है किस तरह से रहेगा, मेंटल एज ओवर क्रोनिकल एज इंटू 100। तो आईक्यू दे रखा है, आईक्यू कितना है 75, और मेंटल एज भी जो है यहाँ पे नहीं दी है, मेंटल एज यहाँ पे निकालनी है तो एज इट इज लिख दीजिए, और क्रोनिकल एज मीन एक्चुअल एज बच्चे की कितनी है, 8 साल है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 600 आएगा, 600 इक्वल टू मेंटल एज इंटू
100। और अगर मेंटल एज को मैं एक साइड रख दूँ और आपके 100 नीचे ले आऊँ तो आपका ये 100 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और मेंटल एज आपका 6 रह जाएगा। तो मेंटल एज यहाँ पे क्या होगा 6। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम मेंटल एज निकालेंगे। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थपूर्ण संवेदना मीनिंगफुल सेंसेशन इज नोन एज। तो इसे कहा जाता है परसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन जो है रिलेटेड है आपकी 5 सेंसेस से। तो इसका बी इज राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, बालक की सूचना प्रक्रमण क्षमता है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है बच्चे की, जो क्या लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होगी या अननोन होगी। मेरे हिसाब से बच्चे की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, वो अनलिमिटेड होती है। ओके फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी 2 वीडियो भी मैंने डाली है जनरल अवेयरेंस और सोशल स्टडी से रिलेटेड, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।